नमस्कार मित्रों, ग्रीन वर्ल्ड पब्लिकेशन में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोगों का टॉपिक है नागरिक शास्त्र कक्षा 12 राजू क्वेश्चन बैंक। हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं। तो लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखे जाते हैं बोर्ड की परीक्षाओं में, इसी पर हम लोगों का विचार विमर्श हो रहा है। तो हम लोग क्लास को शुरू करने के पहले अपने चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना न भूलें। और यह नागरिक शास्त्र का हमारा आज 10वां लेक्चर है और इस 10वें लेक्चर के साथ साथ नागरिक शास्त्र का लघुत्तरी, दीर्घोत्तरी और बहुविकल्पी ये संपूर्ण प्रश्न हो चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना विलंब किए हुए अपने क्लास को। आज हम अपने प्रश्न को देखें कि लॉन्ग क्वेश्चन के अंतर्गत इसको हम लोग कैसे बोर्ड की परीक्षाओं में लिखें। और यहाँ 2024 में जो पूछे गए प्रश्न हैं उन्हीं का सलूशन चल रहा है। राष्ट्रीय आपातकाल के परिणामों की व्याख्या मूल अधिकार तथा कार्यपालिका न्यायपालिका के संबंधों के आधार पर कीजिए। फिर करा 1975 में लगाए गए आपातकाल के प्रमुख कारणों एवं परिणामों का विश्लेषण कीजिए। देश की राजनीति को आपातकाल ने किस तरह से प्रभावित किया। तो शुरू करते हैं। अब यहां देखिए राष्ट्रीय आपातकाल के परिणाम। अब राष्ट्रीय आपातकाल लागू कब होता है, तो भारतीय संविधान में इसका वर्णन अनुच्छेद 352 के अंतर्गत दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि युद्ध, बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक अशांति के आधार पर देश में राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया जा सकता है। अब देश की ऐसी कौन सी व्यवस्थाएं बनी जो जहां यह मजबूरियां आ गई कि देश के अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल लागू करना अपरिहार्य हो गया। अब इस क्वेश्चन को कैसे हम लिखते हैं। एक बड़े राजनीतिक संघर्ष के लिए मैदान तैयार हो चुका था। जयप्रकाश नारायण की अगुवाई में विपक्षी दलों ने इंदिरा गांधी के त्याग पत्र के लिए दबाव डाला। जयप्रकाश नारायण की नेतृत्व में इंदिरा गांधी शासन सरकार पर यह दबाव डाला गया और इस दबाव के अंतर्गत यह कहा गया कि इंदिरा गांधी की सरकार त्याग पत्र दे दी। इंदिरा गांधी की सरकार के द्वारा क्या दे दिया जाए, त्याग पत्र दिया जाए, ऐसा विपक्षी दलों के द्वारा इन पर दबाव डाला गया। इन दलों ने, अब देखिए इन दलों ने मतलब कौन से, जो विपक्षी दल थे, 25 जून 1975 को दिल्ली के रामलीला मैदान में एक विशाल प्रदर्शन किया। जयप्रकाश नारायण ने इंदिरा गांधी से त्याग पत्र की मांग करते हुए राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह की घोषणा की। जेपी ने सेना, पुलिस और सरकारी कर्मचारियों को आह्वान किया कि वे सरकार के अनैतिक और अवैधानिक आदेशों का पालन न करें। इससे भी सरकारी कामकाज ठप हो जाने की आशंका उत्पन्न हो गई। विपक्षी दलों के द्वारा यह सरकारी तंत्र की मशीनरियों पर यह भी लगाया गया कि सरकार की नीतियों को फॉलो न किया जाए, क्योंकि सरकार अनैतिक और अवैधानिक आदेशों से पालन करा रही है, इसका विरोध किया जाए। देश का राजनीतिक वातावरण अब पहले से कहीं अधिक कांग्रेस के विरुद्ध हो गया। सरकार ने इन घटनाओं को ध्यान में रखते हुए जवाब में आपातकाल की घोषणा कर दी। 25 जून 1975 के दिन 25 जून 1975 के दिन सरकार ने घोषणा की कि देश में अव्यवस्था की आशंका है। अब सरकार के द्वारा यह घोषणा की जा रही है कि देश में इस समय अव्यवस्था उत्पन्न हो गया है और इस तर्क के साथ उसने संविधान के अनुच्छेद 352 को लागू कर दिया।
देश में अव्यवस्था है, इस आधार पर सरकार के द्वारा 352 अर्थात राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर दिया। इस अनुच्छेद के अंतर्गत बताया जा रहा कि यह प्रावधान है कि बाहरी अथवा आंतरिक अव्यवस्था की आशंका होने पर सरकार आपातकाल लागू कर सकती है। बाहरी तथा आंतरिक अव्यवस्था की आशंका होने पर सरकार क्या कर सकती है? आपातकाल लागू कर सकती है। आपातकाल की आवश्यकता, आपातकाल की घोषणा के कारण का उल्लेख करते हुए संविधान में बड़े सामान्य ढंग से आंतरिक गड़बड़ी जैसे शब्द का व्यवहार किया गया। आपातकाल की घोषणा के कारणों का उल्लेख करते हुए कि देश में इस समय क्या हो गया है? आंतरिक अव्यवस्था उत्पन्न हो गई है और इस वजह से आपातकाल लागू किया गया है। 1975 से पहले कभी भी आंतरिक गड़बड़ी के आधार पर आपातकाल की घोषणा नहीं की गई थी। अभी स्वतंत्रता के पहले पहली बार यह घोषणा हो रही, इसके पहले कभी नहीं की गई थी। स्वतंत्रता के बाद यह कहा जाए तो पहली बार है जब आंतरिक अव्यवस्था के आधार पर आपातकाल लागू किया जा रहा है। देश के कई भागों में विरोध आंदोलन चल रहे थे। क्या इसे आपातकाल लागू करने का पर्याप्त कारण माना जा सकता है? अब यहां विचारणी बात कह रहा है कि क्या देश के कई भागों में जो विरोध आंदोलन चल रहे हैं, या विरोध आंदोलन करना या देश में राष्ट्रीय आपातकाल का लागू करना एक पर्याप्त कारण है? क्या ऐसी स्थिति में देश के अंतर्गत राष्ट्रीय आपातकाल लागू किया जा सकता है? यह प्रश्नवाचक है। यह विचार करना है कि क्या ऐसी अव्यवस्था होने पर लागू किया जा सकता है। सरकार का तर्क था, अब सरकार का इस बिंदु पर क्या तर्क था वह देखना है कि भारत में लोकतंत्र है और इसके अनुकूल विपक्षी दलों को चाहिए कि वे निर्वाचित शासक दल को अपनी नीतियों के अनुसार शासन चलाने दें। भारत में क्या है? लोकतंत्र है और इसके अनुकूल विपक्षी दलों को चाहिए कि वे निर्वाचित शासक दल को अपनी नीतियों के अनुसार शासन चलाने दे। सरकार का मानना था कि बार बार का धरना प्रदर्शन, सरकार का जो चाहती कि भाई बार बार धरना प्रदर्शन और सामूहिक कार्रवाई, बार बार धरना प्रदर्शन और सामूहिक कार्रवाई लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। इंदिरा गांधी के समर्थक यह भी मानते थे कि लोकतंत्र में सरकार पर निशाना साधने के लिए लगातार गैर संसदीय राजनीति का सहारा लिया जा सकता है। इससे अस्थिरता उत्पन्न होती है और प्रशासन का ध्यान विकास के कामों से भंग हो जाता है। सारी शक्ति कानून व्यवस्था को बहाल करने पर लगानी पड़ती है। इंदिरा गांधी ने शाह आयोग को पत्र में लिखा कि विनाशकारी शक्तियां सरकार के प्रगतिशील कार्यों में रोड़े अटका रही हैं। शाह आयोग में इंदिरा गांधी की शासन में इंदिरा गांधी सरकार के द्वारा यह लिखा गया, अपने पत्र में उनके द्वारा लिखा गया कि विनाशकारी शक्तियां जो हैं सरकार की प्रगतिशील कार्यक्रमों में क्या कर रही? रोड़े अटका रही हैं और मुझे गैर संवैधानिक साधनों के बल पर सत्ता से बाहर करना चाहती थी। यह सरकार का आरोप था कि विपक्षी दल गैर संवैधानिक साधनों से हमें सत्ता से क्या करना चाहती है? पदच्युत करना चाहती है। कुछ अन्य दलों जैसे कि सीपीआई, इसने आपातकाल के दौरान कांग्रेस को समर्थन देना जारी रखा। आपातकाल के दौरान सीपीआई ने कांग्रेस को समर्थन देना जारी रखा और सीपीआई का विश्वास था कि भारत की एकता के विरुद्ध अंतरराष्ट्रीय षड्यंत्र किया जा रहा है। सीपीआई की धारणा थी कि ऐसे सूरत में विरोध पर एक सीमा तक प्रतिबंध लगाना उचित है। सीपीआई कांग्रेस सरकार का समर्थन कर रही थी।
सीपीआई का मानना था कि जेपी ने जिस जन आंदोलन की अगुवाई की वह मुख्यतः मध्यम वर्ग का आंदोलन था। सीपीआई का मानना था कि जेपी ने जिस जन आंदोलन की अगुवाई कर रहे हैं वह सामान्य जनता नहीं, गरीब नहीं, श्रमिक नहीं, बल्कि वह एक मध्यम वर्ग का नेतृत्व कर रहे हैं और यह मध्यम वर्ग कांग्रेस की परिवर्तनकारी नीतियों के विरोध में था। आपातकाल के बाद सीपीआई ने अनुभव किया कि उसका मूल्यांकन गलत था और आपातकाल का समर्थन करना एक गंभीर त्रुटि थी। बाद में सीपीआई ने इसे महसूस किया कि आपातकाल का समर्थन जो मेरे द्वारा किया गया वह वास्तव में एक गंभीर गलती के रूप में थी, गंभीर त्रुटि थी। दूसरी ओर आपातकाल के आलोचकों का तर्क था कि स्वतंत्रता आंदोलन से लेकर के आपातकाल के आलोचकों का क्या तर्क था कि भाई स्वतंत्रता आंदोलन से लेकर लगातार भारत में जन आंदोलन का एक क्रम रहा है। जेपी सहित विपक्ष के अन्य नेताओं का विचार था कि लोकतंत्र में लोगों को सार्वजनिक रूप से सरकार के विरोध का अधिकार होना चाहिए। बिहार और गुजरात में चले विरोध आंदोलन अधिकांश समय अहिंसक और शांतिपूर्ण रहे। जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया था उन पर कभी भी राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में लिप्त रहने का मुकदमा नहीं चला। अधिकतर बंदियों के विरुद्ध कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया हुआ था। देश के आंतरिक मामलों की देखरेख का उत्तरदायित्व गृह मंत्रालय का होता है। देश आंतरिक व्यवस्थाओं की देखरेख की जिम्मेदारी किसका होता है? गृह मंत्रालय का होता है। गृह मंत्रालय ने भी कानून व्यवस्था के संबंध में कोई चिंता नहीं बरती। उस समय जो गृह मंत्रालय था वह भी कानून व्यवस्था के संबंध में कोई चिंता की बात नहीं प्रकट की थी। अगर कुछ आंदोलन अपनी सीमा से बाहर जा रहे थे तो सरकार के पास अपनी नित्य प्रति की अमल में आने वाली इतनी शक्तियां थी कि वह ऐसे आंदोलन को शांतिपूर्ण प्रयासों से नियंत्रित कर सकती थी। यह सरकार पर आरोप है कि जो भी आंदोलन चल रहे थे सरकार चाहती तो उसे नियंत्रित कर सकती थी। लोकतांत्रिक कार्यप्रणाली को ठप करके आपातकाल लागू करने जैसी अतिचारी कदम उठाने की आवश्यकता न थी। वास्तव में खतरा देश की एकता और अखंडता को नहीं बल्कि शासक दल और स्वयं प्रधानमंत्री को था। खतरा उस समय देश की एकता और अखंडता को नहीं बल्कि किसको था? बल्कि शासक दल और स्वयं प्रधानमंत्री को था। आलोचक कहते हैं कि देश को बचाने के लिए बनाए गए संवैधानिक प्रावधान का दुरुपयोग इंदिरा गांधी ने निजी शक्ति को सुरक्षित करने के लिए किया गया। विपक्षी दलों के द्वारा यह आरोप लगाया गया कि इंदिरा गांधी ने राष्ट्रीय आपात की जो घोषणा की वह उसे अपनी निजी शक्ति को बचाए रखने के लिए की। कोई ऐसी आंदोलन की बात नहीं थी। न तो गृह मंत्रालय के द्वारा यह बात लाई गई थी कि जो जन आंदोलन हो रहे थे अनियंत्रित हैं, उसे नियंत्रित संवैधानिक तरीकों से किया जा सकता था। यह आरोप शासन सत्ता पर लगाए जा रहे थे। आपातकाल के परिणाम। आपातकाल से एकाएक भारतीय लोकतंत्र की शर्त और दुर्बलताएं स्पष्ट हो गई। आपातकाल के परिणाम क्या हुए कि भाई आपातकाल का परिणाम यह निकला कि आपातकाल से एक भारतीय लोकतंत्र की शक्ति, भारत की लोकतंत्र की जो शक्ति है और उसकी जो दुर्बलताएं हैं वह स्पष्ट हो गई। यद्यपि बहुत से पर्यवेक्षक मानते हैं कि आपातकाल के दौरान भारत लोकतांत्रिक नहीं रह गया था, लेकिन यह ध्यातव्य है कि थोड़े ही दिनों के अंदर कामकाज फिर लोकतांत्रिक पथ पर लौट आया। इस तरह आपातकाल की एक सीख तो यह है कि भारत से लोकतंत्र को विदा कर पाना बहुत कठिन है। दूसरा, आपातकाल से संविधान में वर्णित आपातकाल के प्रावधानों की कुछ अर्थगत दुर्बलताएं भी प्रकट हुई, जिन्हें बाद में सुधार लिया गया। अब आंतरिक आपातकाल मात्र
सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में ही लगाया जा सकता है। यह आंतरिक अशांति को हटाकर 44वें संविधान संशोधन के द्वारा जनता दल सब सरकार आई, तो इस आंतरिक अशांति को हटा करके यहां पर यह शब्द रख दिया गया, कौन सा? सशस्त्र विद्रोह। सशस्त्र विद्रोह के आधार पर ही आपातकाल लगाया जा सकता है, आंतरिक अशांति के आधार पर नहीं। इसके लिए यह भी आवश्यक है कि आपात की घोषणा का सुझाव मंत्रिमंडल राष्ट्रपति को लिखित दे। और यह भी सुझाव आया कि आपातकाल की घोषणा के मंत्रिमंडल राष्ट्रपति को क्या दे? लिखित रूप से सूचित करे, लिखित रूप से सूचना दे। आपातकाल की घोषणा का सुझाव मंत्रिमंडल राष्ट्रपति को लिखित में दे, मुजबानी नहीं चलेगा, मतलब लिखित रूप से। और अब आंतरिक अशांति के आधार पर नहीं बल्कि सशस्त्र विद्रोह के आधार पर आपातकाल लागू किया जा सकता। आपातकाल से प्रत्येक नागरिक अधिकारों के प्रति अधिक सचेत हुआ। आपातकाल से प्रत्येक नागरिक अपने अधिकारों के प्रति क्या हुआ? अधिक अलर्ट हुआ। आपातकाल की समाप्ति के बाद व्यक्ति के नागरिक अधिकारों की रक्षा में सक्रिय भूमिका निभाई। न्यायपालिका आपातकाल के समय नागरिक अधिकारों की प्रभावी विधि से रक्षा नहीं कर पाई थी। इसे अनुभव करके अब वह नागरिक अधिकारों की रक्षा में तत्पर हो गई। आपातकाल के बाद नागरिक अधिकारों के कई संगठन अस्तित्व में आए। इसी आपातकाल के बाद अनेक नागरिक संगठन भी अस्तित्व में लाए गए या आ गए। यद्यपि आपातकाल के संकटपूर्ण वर्षों ने कई ऐसे प्रश्न छोड़े हैं जिन पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया है। लोकतांत्रिक सरकार के नित्य प्रति के कामकाज और विभिन्न दलों और समूहों के निरंतर जारी राजनीतिक विरोध के बीच तनाव की स्थिति बनती है। ऐसे में दोनों के बीच एक सधा हुआ संतुलन क्या हो सकता है? क्या नागरिकों को विरोध की कार्रवाई में सम्मिलित होने की पूर्ण स्वतंत्रता होनी चाहिए अथवा उन्हें इसका कोई अधिकार नहीं होना चाहिए? ऐसे विरोध की सीमा क्या मानी जाए? यह एक प्रश्नवाचक के साथ होता है कि भाई ऐसे समय में किस रूप में उचित माना जाए। आपातकाल का वास्तविक क्रियान्वयन पुलिस और प्रशासन के माध्यम से हुआ है। ये संस्थाएं स्वतंत्र होकर काम नहीं कर पाई। इन्हें शासक दल ने अपना राजनीतिक हथियार बनाकर प्रयुक्त किया। शाह कमीशन की रिपोर्ट के अनुसार फिल्म और प्रशासन राजनीतिक दबाव की गिरफ्त में आ गए थे। यह समस्या आपातकाल के बाद भी समाप्त नहीं हुई है। अगर देखा जाए तो आज भी यह समस्या जो की त्यों बनी है वही है, यह अभी तक समाप्त नहीं हुई है। पूर्वोत्तर भारत में अलगाववादी आंदोलन के विविध कारणों एवं इसके परिणामों की विवेचना कीजिए। पूर्वोत्तर मतलब जो पूर्वोत्तर के 7 बहनों के नाम से जाने वाले राज्य हैं, उनके आंदोलनों के विविध एवं इसके परिणामों की विवेचना कीजिए। तो 1980 के दशक में पूर्वोत्तर में क्षेत्रीय आकांक्षाएं, भाई क्षेत्र की जो इच्छाएं होती, आकांक्षाएं होती, निर्णायक मोड़ पर पहुंच गई। क्षेत्रीय आकांक्षाएं जो हैं पूर्वोत्तर में, अगर कहा जाए क्षेत्रीय आकांक्षाएं पूर्वोत्तर में निर्णायक मोड़ पर पहुंच गई। कब? 1980 के दशक। इस क्षेत्र में 7 राज्य हैं। पूर्वोत्तर में कितने राज्य हैं? 7 राज्य, जिसे 7 बहनें कहते हैं। इस क्षेत्र में देश की कुल जनसंख्या का 4% लोग निवास करते हैं। 22 किलोमीटर लंबा एक गलियारा इस क्षेत्र को शेष भारत से जोड़ता है। इस क्षेत्र की सीमा चीन, म्यांमार और बांग्लादेश से लगती है। चीन, म्यांमार और बांग्लादेश, और यह शेष भारत के लिए एक तरह से दक्षिण पूर्व एशिया का प्रवेश द्वार है। कौन से राज्य? ये 7 राज्य पूर्वोत्तर के राज्य दक्षिण पूर्व एशिया के क्या है? प्रवेश द्वार है।
1947 में देश की स्वतंत्रता के बाद इस क्षेत्र में अनेक परिवर्तन आए हैं। त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय का खासी पहाड़ी क्षेत्र पहले अलग अलग रियासतों में बटा हुआ था। स्वतंत्रता के बाद भारतीय संघ में इनका विलय हुआ। पूर्वोत्तर के समस्त क्षेत्र का व्यापक स्तर पर राजनीतिक पुनर्गठन हुआ है। 1963 में नागालैंड राज्य बना। 1972 में मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय राज्य बने। 1987 में मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश को राज्य बनाया गया। 1947 में देश का विभाजन होने के बाद पूर्वोत्तर के जो क्षेत्र हैं देश के शेष भाग से अलग थलग पड़ गया था। इस कारण से इस क्षेत्र के विकास पर ध्यान नहीं दिया जा सका। इस क्षेत्र की राजनीति भी अपने दायरे में सीमित रही। साथ ही साथ पड़ोसी राज्यों और देशों से आने वाले शरणार्थियों के कारण इस क्षेत्र में व्यापक जनसंख्यात्मक परिवर्तन आया। पड़ोसी देशों से आने वाले शरणार्थियों के कारण इस देश में जनसंख्या में काफी वृद्धि हुई। इन परिस्थितियों ने इस क्षेत्र की समस्याओं को जटिल बना दिया। इस भूभाग में भारत की अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा बहुत लंबी है, किंतु पूर्वोत्तर और भारत के शेष भाग के बीच संचार व्यवस्था बड़ी लचर है। इससे भी पूर्वोत्तर की राजनीति का स्वभाव ज्यादा संवेदनशील रहा। पूर्वोत्तर के राज्यों की राजनीति पर 3 मुद्दे हावी हैं: स्वायत्तता की मांग, अलगाव के आंदोलन और बाहरी लोगों का विरोध। इसमें पहले स्वायत्तता की मांग पर 1970 के दशक में कुछ शुरुआती पहल की गई। इससे शेष 2 मुद्दों ने 1980 के दशक में नाटकीय मोड़ ले लिया। पूर्वोत्तर में स्वायत्तता की क्या इनकी मांग थी? स्वतंत्रता के समय मणिपुर और त्रिपुरा की अतिरिक्त समस्त भूभाग असम कहलाता था। मणिपुर और त्रिपुरा को छोड़ दिया जाए तो समस्त भूभाग किसके अंतर्गत आता था? असम का। गैर असमी लोगों को जब इस बात का आभास हुआ कि असम सरकार उन पर जबरन असमी भाषा, कौन सी भाषा? असमी भाषा थोप रही है, तो इस क्षेत्र में राजनीतिक स्वायत्तता की मांग उठने लगी। असम में के लोगों को यह महसूस हुआ कि असम की सरकार हम लोगों पर असमी भाषा जबरदस्ती लाद रहे हैं, इसलिए वहां अलग से स्वायत्तता की मांग उठने लगी। असमी भाषा के बलात् आरोपण के विरोध में प्रदर्शन और दंगे हुए। बड़े जनजाति समुदाय के नेता असम से अलग होना चाहते थे। इन लोगों ने ईस्टर्न इंडिया ट्राइबल यूनियन का गठन किया। कौन सा? ईस्टर्न इंडिया ट्राइबल यूनियन का गठन किया, जो 1960 में कहीं अधिक व्यापक ऑल पार्टी हिल्स कॉन्फ्रेंस में तब्दील हो गया। इन नेताओं की मांग थी कि असम से अलग एक जनजाति राज्य बनाया जाए। अंततः एक जनजाति राज्य की जगह असम को काट कर कई जनजाति राज्य बने। केंद्र सरकार ने पृथक पृथक समय पर असम को बांटकर मेघालय, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश बनाया। त्रिपुरा और मणिपुर को भी राज्य का दर्जा दे दिया गया। 1972 तक पूर्वोत्तर का पुनर्गठन पूरा हो चुका था, लेकिन स्वायत्तता की मांग खत्म नहीं हुई थी। उदाहरण के लिए असम के बोडो, कर्बी और दिमसा जैसे समुदायों ने अपने लिए अलग राज्य की मांग की। अपनी मांगों के पक्ष में उन्होंने जनमत तैयार करने का प्रयास किए, जन आंदोलन चलाए, विद्रोही कार्यवाहियां भी की। कई बार ऐसा भी हुआ कि एक ही इलाके पर एक से ज्यादा समुदायों ने अपनी दावेदारी जताई।
छोटे छोटे और निरंतर लगातार होते राज्य बनाते चले जाना संभव नहीं था। छोटे छोटे और निरंतर छोटे छोटे राज्य बनाना यह उस समय संभव नहीं था। इस कारण से संघीय राज व्यवस्था के कुछ और प्रावधानों का उपयोग करके स्वायत्तता की मांग को संतुष्ट करने की कोशिश की गई। इन समुदायों को असम में ही रखा गया। करबी और दिमसा समुदायों को जिला परिषद के अंतर्गत स्वायत्तता दी गई, जबकि बोडो जनजाति को हाल ही में स्वायत्त परिषद का दर्जा दिया गया। किसको? बोडो जनजाति को स्वायत्त परिषद का दर्जा दिया गया। पूर्वोत्तर में अलगाववादी आंदोलन। पूर्वोत्तर में जो हुए वो अलगाववादी आंदोलन आपकी हेडिंग है, देखिए। अब लिखना क्या है? देश के अंदर किसी क्षेत्र या राज्य द्वारा स्वायत्तता की मांगों से निपटना, स्वायत्तता की मांगों से निपटना सरल था, क्योंकि भारत के संविधान में विभिन्नताओं को समाहार संघ में करने के लिए इस आशय के प्रावधान पहले से विद्यमान थे। किंतु जब कुछ समूहों ने पृथक देश बनाने की मांग की, और वह भी किसी क्षणिक आवेश में नहीं बल्कि सिद्धांतगत तैयारी के साथ, तो इस मांग से निपटना कठिन हो गया। देश के नेतृत्व को पूर्वोत्तर के 2 राज्यों में अलगाववादी मांग का लंबे समय तक सामना करना पड़ा। इन 2 मामलों की आपसी तुलना हमें लोकतांत्रिक राजनीति के कुछ सबक सिखाती है। स्वतंत्रता के बाद मिजो पर्वतीय क्षेत्र को असम राज्य में ही एक स्वायत्त बना दिया गया। मिजो पर्वतीय क्षेत्र को असम राज्य में ही क्या बना दिया गया? एक स्वायत्त बना दिया गया। कुछ मिजो लोगों को का मानना था कि वे कभी भी ब्रिटिश इंडिया के अंग नहीं थे। कुछ मिजो का मानना था वो कभी भी ब्रिटिश इंडिया के अंग नहीं रहे, इसलिए भारत संघ से उनका संबंध नहीं है। 1959 में मिजो पर्वतीय क्षेत्र में भारी अकाल पड़ा। असम की सरकार इस अकाल में समुचित प्रबंध करने में नाकाम रही। इसी के बाद अलगाववादी आंदोलन को जन समर्थन मिलना आरंभ हो गया। इस अकाल में असम के द्वारा उनका भरपूर सहयोग नहीं कर पाना यहां के लोगों के लिए एक अलगाववादी रास्ता की तरफ बढ़ने का रास्ता मिला। मिजो लोगों ने क्रोध में आकर लाल डेंगा के नेतृत्व में मिजो नेशनल फ्रंट बनाया। मिजो लोगों ने क्रोध में आकर क्या? लाल डेंगा के नेतृत्व में मिजो नेशनल फ्रंट की स्थापना की। मिजो नेशनल फ्रंट की स्थापना की। 1966 में मिजो नेशनल फ्रंट ने आजादी की मांग करते हुए सशस्त्र अभियान आरंभ किया। मिजो नेशनल फ्रंट ने गुरिल्ला युद्ध किया, उसे पाकिस्तान की सरकार ने समर्थन दिया और तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान में मिजो विद्रोहियों ने अपने ठिकाने बनाए। भारतीय सेना ने विद्रोही गतिविधियों को दबाने के लिए जवाबी कार्रवाई की। इसमें आम जनता को भी कष्ट उठाने पड़े। एक बार तो वायुसेना तक का उपयोग किया गया। सेना के इन कदमों से स्थानीय लोगों में क्रोध एवं अलगाव की भावना और तीव्र हुई। 2 दशकों तक चले बगावत में हर पक्ष को हानि उठानी पड़ी। यह मिजो में यह संघर्ष दिखाई दिया जहां दोनों पक्षों को काफी दबाव का सामना करना पड़ा। इसी बात को भांपकर दोनों पक्षों के नेतृत्व ने समझदारी से काम लिया। पाकिस्तान में निर्वासित जीवन जी रहे लाल डेंगा भारत आए। उन्होंने भारत सरकार के साथ बातचीत आरंभ की। लाल डेंगा राजीव गांधी ने इस बातचीत को एक सकारात्मक समाधान तक पहुंचाया। 1986 में राजीव गांधी और लाल डेंगा के बीच एक शांति समझौता हुआ। समझौते के अंतर्गत मिजोरम को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। लाल डेंगा से राजीव गांधी के बीच जब समझौता हुआ उसमें मिजोरम को पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ और उसे कुछ विशेष अधिकार भी दिए गए। मिजो नेशनल फ्रंट अलगाववादी संघर्ष की राह छोड़ने पर राजी हो गया।
लालडेंगा मुख्यमंत्री बने। यह समझौता मिजोरम के इतिहास में एक निर्णायक मोड़ सिद्ध हुआ। आज मिजोरम पूर्वोत्तर का सबसे शांतिपूर्ण राज्य है और उसने कला, साहित्य तथा विकास की दिशा में अच्छी प्रगति की है। मिजोरम, नागालैंड का घटनाक्रम मिजोरम की ही भांति है। नागालैंड के अगर घटनाक्रम को देखा जाए तो यह भी मिजोरम के ही सदृश है। नागालैंड का पृथकतावादी आंदोलन अधिक पुराना है और अभी भी मिजोरम की तरह संतोषजनक समाधान नहीं निकल पाया है। अंगमी जापू फिजो के नेतृत्व में नागा लोगों ने के एक वर्ग ने 1951 में अपने को भारत से स्वतंत्र घोषित कर दिया था। फिजो ने वार्ता के कई प्रस्ताव ठुकराए। हिंसक विद्रोह में एक दौर के बाद नागा लोगों के एक वर्ग ने भारत सरकार के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए, किंतु अन्य विद्रोहियों ने इस समझौते को नहीं माना। नागालैंड की समस्या का समाधान अभी भी होना क्या है, शेष है। मिजो और नागालैंड की यहां की समस्याओं पर हमने जिक्र किया। अगला प्रश्न है, भारत में गठबंधन सरकारों पर एक निबंध लिखिए। भारतीय राजनीति का वर्तमान दौर गठबंधन राजनीति का दौर है। हम जो इस राजनीति के दौर में हैं, जिस समय हैं, यह दौर ही क्या है, यह समय जो चल रहा है शासन का, यह एक गठबंधन का दौर है। वर्तमान समय में कोई भी राजनीतिक दल अपने दम पर सरकार नहीं बना सकती, अतः वह अन्य दलों से गठबंधन करता है। इस गठबंधन का कोई वैचारिक या नैतिक आधार नहीं होता। न तो इनका कोई वैचारिक आधार है, न नैतिक, बल्कि सत्ता प्राप्ति, इनका एक ही आधार है। गठबंधनों का न तो कोई वैचारिक आधार होता है, नैतिक आधार, इनका सिर्फ एक आधार होता है, सत्ता की प्राप्ति। इस प्रकार के गठबंधन की शुरुआत 1989 के पश्चात से शुरू हुई। गठबंधन का जो सिलसिला शुरू हुआ वह कब से, वह 1989 के बाद से शुरू हुआ। 1989 के चुनाव के अवसर पर जनता दल ने मार्क्सवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन किया। जनता, यही शुरुआत है 1989 में, यह पहला शुरुआत है गठबंधन की दिशा में शासन का संचालित सत्ता की प्राप्ति तक पहुंचना, संता तक पहुंचना। जनता दल ने मार्क्सवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन किया। 1991, 1996, 1998 के लोकसभा के चुनाव के अवसर पर लगभग सभी दलों ने अवसरवादी समझौते किए। 1996 में तमिलनाडु विधानसभा और लोकसभा चुनाव के लिए द्रमुक और तमिल मनिल कांग्रेस के बीच सीटों का समझौता हुआ। कांग्रेस आई ने अन्ना द्रमुक के साथ समझौता किया। नवंबर 1993 में उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव के अवसर पर समाज पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने समझौता हुआ। 1 जून 1995 को यह समझौता टूट गया और बहुजन समाज पार्टी ने समाज पार्टी से अपना समर्थन वापस लिया। मई 1996 में 13 दलों ने मिलकर संयुक्त मोर्चे का निर्माण किया। 13 दलों के इकट्ठे होने का एक ही उद्देश्य था, सत्ता पर कब्जा करना। मार्च 1998 में भारतीय जनता पार्टी तथा उसके सहयोगी दल केंद्र में सरकार का निर्माण किया। इस सरकार में अनेक ऐसे दल शामिल थे जिनकी नीतियां परस्पर विरोधी थी। 15 मई 1999 को भारतीय जनता पार्टी सहित 24 राजनीतिक दलों ने मिलकर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन नाम से एक महान गठबंधन बनाया। इस गठबंधन का उद्देश्य केंद्र में सत्ता प्राप्त करना था। सितंबर-अक्टूबर 1999 में हुए लोकसभा के चुनाव में इस गठबंधन को स्पष्ट बहुमत प्राप्त हुआ और
इसने श्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में सरकार बनाई। इस प्रकार यह गठबंधन अपने उद्देश्य में सफल रहा। 2014 के 14वीं लोकसभा के चुनाव के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी ने जहां अनेक घोटालों में संलिप्त जयललिता से चुनावी समझौता किया, वहीं कांग्रेस ने अपने कट्टर विरोधी डीएमके के साथ चुनावी समझौता किया। इसी प्रकार सन 2009-2014 के चुनाव में भी राजनीतिक दलों ने सत्ता प्राप्ति के लिए सिद्धांतहीन समझौते किए। यही स्थिति अप्रैल 2019 के लोकसभा चुनाव में यथावत बनी हुई है। उपर्युक्त उदाहरण से स्पष्ट होता है कि विभिन्न राजनीतिक दलों ने जो गठजोड़ किए उनका आधार विचारधारा नहीं बल्कि सत्ता प्राप्ति था। उनका आधार विचारधारा नहीं। आज के गठबंधन के इस युग में जो गठबंधन किए जा रहे हैं उसका उद्देश्य विचारधारा नहीं बल्कि क्या है, सत्ता की प्राप्ति। विश्व में भारत के उभरते प्रभाव का आकलन वर्तमान परिप्रेक्ष्य में कीजिए। वैश्विक परिदृश्य में तेजी से बदलाव आया है। वैश्विक इस भूमंडलीकरण उदारीकरण में वैश्विक परिदृश्य में तेजी से बदलाव आ रहे हैं। देश के बीच आपसी तनाव के लिए राष्ट्र, राजनीति, समाज, व्यापार, विश्वास और बाजार जैसे कई मुद्दे खड़े हैं। वैश्विक परिदृश्य में बदलाव जो दिखाई दे रहे हैं उसमें देशों के बीच आपसी तनाव के लिए क्या है, राष्ट्र, राजनीति, समाज, व्यापार और विश्वास और बाजार जैसे कई मुद्दे खड़े। एक नई वैश्विक व्यवस्था का उदय कभी भी आसान नहीं होता है और इसकी प्रक्रिया पूरे विश्व को उथल पुथल कर देती है। एक अन्योन्याश्रित और विवश संसार में यह तनाव समझौते, बातचीत, समायोजन और लेन देन के माध्यम से परिणाम तक पहुंचाया जा रहा है या पहुंचता है। इन सब का असर अगली पीढ़ी पर भी देखने की संभावना होती है। इस बदलाव के कई आयाम होंगे जिनमें से प्रत्येक अपने आप में संभावित अस्थिरता का एक स्रोत है। विश्व का बहुध्रुवी होना तो स्पष्ट है, शक्ति का विस्तार और गठबंधन के अनुशासन में अपना निश्चित है। देशों में बढ़ती राष्ट्रवादी भावना से अधिक हितों और संप्रभुता संबंधी चिंताओं में तेजी आएगी। बहुपक्षीय समझौते के साथ साथ बहुध्रुवी होने की संभावना को निकट भविष्य के लिए आने वाली कठिनाइयों का संकेत माना जा सकता है। इतिहास गवाह है कि ऐसा दृष्टिकोण आमतौर पर असंतुलन पैदा कर सकता है। अमेरिका चीन के झगड़े हमें एक ऐसे अमेरिका और चीन के जो झगड़े हैं हमें एक ऐसे अपरिवर्तित क्षेत्र में ले जाएंगे जो एक समानांतर सरकार होगा। ये शायद शीत युद्ध के दौरान भी मौजूद रहे होंगे, लेकिन वैश्वीकरण के युग के अन्योन्याश्रय में और पारस्परिक संबंध के युग में नहीं रहा है। परिणामतः कई क्षेत्रों में विविध और प्रतिस्पर्धी विकल्पों से अब आंशिक साझेदारी की संभावना रहेगी। इसे प्रौद्योगिक, वाणिज्य और वित्त से लेकर के कनेक्टिविटी संस्थानों और गतिविधियों तक देखा जा सकेगा। ऐसे समानांतर अस्तित्व के द्वंद्व में भारत जैसे देश संघर्ष करेंगे क्योंकि उन्हें दोनों पक्षों के साथ लेकर चलना होगा। यदि चीन और पश्चिम देश अधिक विरोधाभास को लेकर चलते रहें तो द्विध्रुवी विश्व का वापस बन पाना मुश्किल दिखाई देता है। इसका प्राथमिक कारण विश्व का अपरिवर्तनीय रूप से बदल जाना हो सकता है। भारत सहित कई राष्ट्र अब स्वतंत्र राह पर हैं। विश्व की 20 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से आधी अब गैर पश्चिमी हैं। प्रौद्योगिकी और जनसांख्यिकी अंतर भी इन देशों के व्यापक प्रसार में सहभागी बनेगा। सच्चाई यह है कि अमेरिका की पकड़ कमजोर हो गई है और चीन का पूर्णोदय अभी
पूर्णोदय अभी बाकी है। इस प्रकार दोनों प्रक्रियाओं ने एक दूसरे के लिए जगह खाली कर रखी है। विश्व के गठबंधन के बीच विभाजन एक प्रकार का विकास था। विश्व के गठबंधनों के बीच जो विभाजन था एक प्रकार का क्या था, विकास था, और उनसे परे जाना दूसरा कदम था। जैसे जैसे दुनिया अधिक बहुलवादी होती गई, परिणामोन्मुखी सहयोग अधिक आकर्षक लगने लगा। यह देशों के लिए अधिक सुविधाजनक था। इनके विपरीत प्रतिबद्धताओं के साथ साथ सामंजस्य स्थापित किया जा सकता था। इस प्रकार की पहल एशिया में सबसे अधिक हुई है, क्योंकि यहाँ क्षेत्रीय ताने बाने में एकरूपता भी है। भारत आज ऐसे बहुपक्षीय समूहों के नेता के रूप में उभरा है कि वैश्विक तरलता की व्यापकता को देखते हुए भारत का प्रत्येक प्रमुख क्षेत्र में संबंध बनाने की चुनौती का समाधान करना चाहिए।